14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को देश विदेश में बढ़ावा देने और उसका महत्व प्रदर्शन करने हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। हिंदी भाषा केवल सिर्फ भारत में नहीं, परंतु नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों में भी बोला जाता है। हिंदी भाषा कई विदेश की विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जाती है। निष्कर्ष के तौर पे हिंदी भाषा का महत्व बहुत बढ़ चुका है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम पेश कर रहे हैं हास्य कवि सम्मेलन। धन्यवाद। हास्य की अनुगूंज, देखते हैं यह गूंज कितनी दूर जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अपने अपने काम, दाल रोटी की चिंता को जरा विराम दीजिए। यहीं बैठकर थोड़ा विश्राम कीजिए। सब भूलकर थोड़ा आराम कीजिए। आराम, यही तो शायद हमारी सबसे पहली कवियत्री की पहली पसंद है। मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ सीनियर सेक्शन से नाव्या शेट्टी। नाव्या, आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है आराम का मंत्र। आराम खुशी की कुंजी है, आराम अमृत की बूंद है। आराम शब्द में राम छिपा है, इस तथ्य को जानो तुम। आराम का जो अभ्यास करे वे विरले संत बन जाते हैं। इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। ये जीवन तो क्षणभंगुर है, इसलिए बस बैठे बैठे आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम संघर्ष करो। घर के भीतर बैठे बैठे बस लंबी लंबी हाका करो। करने धरने से क्या मिलता है, जो मिलता बात बनाने से। बदकही में जो रस मिलता है वह नहीं है हाथ चलाने में। मेरा मंत्र तो यही कहता है मित्रों, आनंद है मूर्ख कहलाने में। प्रबोधन जागरण से जो न मिला वह मिला निश्चिंत सो जाने से। इसलिए तो मैं सदैव अकल से दूर ही रहा करती हूँ। जानबूझकर विद्वान बुद्धिमानों से विरक्ति रखा करती हूँ। मेरी गीता तो कहती है यारो, सच्चा कर्मयोगी वही है जो दिन में 4 बार खाता है और बिस्तर पर पड़े पड़े चैन की नींद फरमाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हास्य कविताओं के सफर में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक और कवियत्री से जो कुछ परेशानी में पड़ गई हैं। चलिए सुनते हैं उनके ही मुख से। हमारी अगली कवियत्री हैं आईएससी से सृष्टि भट्ट। नमस्कार। मेरे कविता का शीर्षक है शौक। शौक है यह अनोखी बीमारी जो कभी कभी पड़ जाती है खुद पर ही भारी। अपने शौक के कुछ किस्से सुनाती हूँ। चलिए आपको वर्तमान से भूत में ले जाती हूँ। मुझे एक दिन पुराने गानों का शौक चढ़ा। ढूंढ कर निकाला एक टेप रिकॉर्डर जो था कोने में पड़ा। फिर क्या था, टेप रिकॉर्डर पर गाने चलाए, दिन रात बस उन्हें ही गुनगुनाए। एक दिन सुबह सुबह मैं बोली, सुबह हो गई मामू मामू ए मामू। माँ तमतमाई, क्या कहा? मैंने गाया, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए। माँ गुस्से से चीखी, परीक्षा है पास, नहीं करना है तुम्हें कोई अभ्यास। मैंने फिर गुनगुना दिया, मेरा पढ़ने में नहीं लगे जी क्यों। बस फिर हुई ऐसी जमकर ठुकाई कि मुझको गाना छोड़ नानी याद आई। फिर सोचा अजी छोड़ो, ऐसे शौक किस काम के जिसमें लाले पड़े जान के। एक दिन मुझ में उर्दू सीखने की हसरत जगी और झट जा मैंने उर्दू की ऑनलाइन क्लास लगा ली। बस उर्दू का भूत हुआ सिर पर ऐसा सवार कि बात करने लगी उर्दू में हर बार। एक दिन माँ ने दी आवाज, हमने कहा हुक्म फरमाइए। माँ बोली, बाजार जाकर सामान ले आइए। हम पहुंचे दुकानदार के पास और कहा, नजर फरमाइए सरकार। दुकानदार सकपकाया, फिर मेरी ओर नजर घुमाया। मैंने कहा, यूं घूरते हो तुम जनाजे को, तुम्हारी तमीज पर नहीं है मुझे एतबार। मेरे अल्फाज सुनते ही वह बोला, मोहतरमा कहाँ है जनाजा,
कर लूं मैं भी दीदार, गलती मेरी समझ में आई, लोगों की हंसी सुन मैं शर्माए, नहीं पालूंगी अब से कोई शौक, अंत में मैंने कसम ये खाई, अंत में मैंने कसम ये खाई। धन्यवाद। कुछ समझ में आया अनमोल? कई बार कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो बोलो सोच समझ के बोलो। सोचने से याद आया कि कई दिन हुए हमारे मित्र प्रेरित नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, जब से आईबी ज्वाइन किया है पता नहीं कहाँ गायब हैं। अरे वो देखो चले आ रहे हैं प्रेरित, कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार। 6 महीने पहले ही मेरे आईजीसीएसई देते ही मेरा आईबीडीपी में एडमिशन हो गया और ऐसा लगा कि जीवन की एक बहुत बड़ी चट्टान पार कर ली है। हाय ये आईबी की पढ़ाई, धन्य हुए हम आईबी पाकर, भाग्य खुल गए इस स्कूल में आकर। इधर गुरुजन है उधर परिजन है, छात्र को नित मिलता उपदेश, हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं, ढंग से पढ़ना यही मिलता संदेश। ऑनलाइन की भी कृपा निराली है, श्रेष्ठ गुरुजनों ने यह नई तकनीक निकाली है। पैनी नजर है, कैमरा हम पर है, जरा हिले तो टीचर प्रखर है। एचएल एसएल में कोई सरल नहीं, एचएल मैथ्स का तो कोई हल नहीं। विटामिन खाए बादाम खाए पर ये एचएल एसएल समझ ना आए। पढ़ पढ़कर मस्तिष्क की कट गई है धार, अगले मौसम में बस एक्सटेंडेड एसे का है इंतजार। कह लो टेढ़ी खीर या मानो उल्टा तीर, हम छात्रों का यह सील, टेढ़े आंगन बदलती ताल, नाच नाच के बुरा है हाल, पर कोई खुश नहीं है फिलहाल। गुरुदेवो गुरु विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्मा, इस साल बचा लेना, थोड़ी दया दिखा देना, एक त्रस्त विद्यार्थी को बस पार लगा देना। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेरित। कल एक मित्र मिले तो कहने लगे भाई सरकारी नौकरी में बड़ा आराम है, सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं चाहिए, पर नौकरी तो सरकारी ही चाहिए। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब तो हमसे अच्छा शायद विष्णु चित्तन देना चाहेंगे, हमारे अगले कवि जो सीनियर सेक्शन से हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। नमस्कार। पेंशन लेने आए रामू काका, गेट पर से पहरेदार ने झांका। आ गए चाचा, कहा पहरेदार, पेंशन के बिना तो नहीं चलता था उनका कारोबार। लड़खड़ाते हुए वे चढ़े पान से रंगी हुई सीढ़ी, ऊपर बैठा चपरासी फूक रहा था बीड़ी। काका धीरे धीरे काउंटर की तरफ चल रहे थे और ऊपर बैठे अफसर हाथ में तंबाकू मल रहे थे। काका कहे, हमें पेंशन दीजिए साहब। अफसर कहे, कल आइएगा जनाब। अगले दिन फिर आए काका, अफसर ने उदासीनता से झांका। काका थे बहुत त्रस्त और चिंतित, क्योंकि थे वे पेंशन से वंचित। परंतु अफसर ने कहा, फिर कल आना, अभी जाकर हमें है भोजन खाना। अगले दिन काका ने पेंशन की बात छेड़ी, परंतु इस बार उन्हें करनी पड़ी उंगली टेढ़ी। काका ने अफसर को थमा दिए 10,000। इसे देखकर अफसर की शक्ल पर आ गया निखार। पेंशन का लिफाफा अफसर ने दिया, 5,000 की रकम थी जिसे काका ने लिया। अब काका चल दिए, न थे वे लाचार, देकर 10,000 और पाकर 5,000। धन्यवाद। प्रसिद्ध होने की चाह किसे नहीं होती, और इसके लिए लोग क्या क्या कोशिशें नहीं करते। निजा महाजन की भी कुछ ऐसी ही कोशिश थी। हम भी उन्हें प्रसिद्ध होने का एक मौका दे रहे हैं। काव्य मंच पर अब हम स्वागत करते हैं सुश्री निजा महाजन का, जो आईएससी सेक्शन से है। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है मेरी प्रसिद्धि। पाठशाला में हास्य कवि सम्मेलन की सूचना, जैसे ही मेरे श्रुति पटों तक आई, प्रसिद्धि पाने की चाह से मैं भी जरा ललचाई। अब तो शयन कक्षी कक्षा बना हुआ था, तो मन में गुब्बारे लिए मैं माँ को बताने रसोई घर गई। बर्तनों के ढेर से उन्हें जूझता देख
मेरी तो बोलते ही बंद हो गई। पर माँ तो माँ होती है, क्या उससे घर की कोई आहट छुपी है? भौतिक विज्ञान की परीक्षा है आई, जाओ उस पर गौर करो। ऐसी आवाज रसोई घर से आई। लो, मैं और मेरी प्रसिद्धि के बीच ये पढ़ाई न जाने कहां से आई। कुछ प्रश्नों के उत्तर रटे, कुछ संख्यात्मक सवाल हल किए। अब तो विज्ञान की तपिश भी असहनीय हो गई थी, पर वहां माँ के मस्तिष्क का तापमान अब लावा बन चुका था। मेरी अर्जी सुनी और कहा, क्या तुम कपिल शर्मा हो? दुला दे सबके मुख पर हंसी। वैसे तो हर कदम पर दिया था मुझे सहारा, आज 11वीं में ही कर दिया मुझे पराया। खैर, आत्मनिर्भरता का जमाना था, भले ही मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। पन्ने फाड़ते फाड़ते टिक टिक करती घड़ी सर की तनी पिस्तौल बन गई थी। पिताजी ने तो घर को कार्यालय बना लिया था। पीठ थपथपाकर बोले, रहने दो बेटिया, नहीं होता तो जिद छोड़ दो। अरे वाह, मेरे गणित के विषय में ऐसी सुविचार कभी ना आई। देर रात तक बैठी शब्दों के जाल लपेटती, आखिर एक हास्य कविता मैंने भी लिख दी। सुनकर सभी हो गए लोटपोट, मैंने भी प्रसिद्धि पाई। धन्यवाद। मनुष्य स्वभाव से परिवर्तनशील है। रोज रोज वही काम करके हम ऊब जाते हैं। सही कहा, हम सबको बदलाव चाहिए। मेरा मन भी चाहता है कि तुम अपनी छोड़ो। आइए सुनते हैं अगली कवियत्री सीनियर सेक्शन की खुशी पंडित पौत्रा हमें किसके मन की बात बताना चाह रही हैं। स्वागत है आपका खुशी। धन्यवाद। नमस्ते। मेरी कविता का शीर्षक है यमदेव का इस्तीफा। एक दिन यमदेव ने दे दिया अपना इस्तीफा। मच गया हाहाकार, बिगड़ गया स्वर्ग का व्यापार। स्थिति का करने आकलन इंद्रदेव ने देवताओं की सभा बुलाई तत्काल और फिर यमराज को कॉल लगाई। डायल किया गया नंबर कृपया जांचने की आवाज तब दी सुनाई। नए नए ऑफर पर नंबर बदलने की इस आदत पर इंद्रदेव को यमदेव पर खुन्नस आई, पर देख मामले की नजाकत मन की बात उन्होंने मन में ही दबाई। किसी तरह यमदेव का नंबर आया हाथ, फिर से फोन लगाया तो कॉलर ट्यून दिया सुनाई। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। सुन सुनकर ये सब बोर हो गए, सुन सुनकर ये सब बोर हो गए। ऐसा लगा कि यमदेव शायद कहीं सो गए। पता चला जब तहकीकात हुई, यमदेव है पृथ्वीलोक पर रोमिंग कहीं। शायद इसलिए नहीं है उनका किसी की कॉल पर ध्यान, क्योंकि देर है तो क्या, बिल भरने में निकल जाती है उनकी भी जान। जैसे तैसे हुए यमदेव इंद्र के दरबार में पेश। इंद्रदेव बोले, यमराज जी जरा बताइए क्या है इस्तीफे का केस। यमदेव बोले, हे इंद्रदेव, जब भी पृथ्वीलोक जाता हूँ मल्टीप्लेक्स में भैंसे की पार्किंग न होने की वजह से बिन फिल्म देखे ही लौट आता हूँ। बरिस्ता और मैकडॉनल्ड्स वाले तो देखते ही देखते इज्जत उतार देते हैं और सबके सामने ही ढाबे पर जाकर खाने की सलाह देते हैं। मौत के अपने काम पर जब भी पृथ्वीलोक जाता हूँ, भैंसे पर मुझे देखकर पृथ्वीवासी हंसते हैं और कार न होने के ताने कसते हैं। रफ्तार की इस दुनिया का मैं भैंसे से कैसे करूंगा पीछा। आप कुछ समझ रहे हैं या कुछ और दो शिक्षा। रंभा को टोयोटा और उर्वशी को एक्सेंट दिया है, फिर मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया है। 4 पहिए की जगह 4 पैरों वाला दिया है, यह कहकर मुझे ना बहलाओ और जल्दी से मुझे भी मर्सिडीज दिलवाओ, वरना मेरा इस्तीफा भी अपने साथ लेते जाओ और मौत का ये व्यापार अब किसी और से ही करवाओ। धन्यवाद। अच्छा बताओ, किस खेल को बुद्धि का खेल माना जाता है? शतरंज। सही जवाब। इसी खेल की दिलचस्प बातें लेकर आ रही हैं आईएससी की भावोर्मी सुमैया। नमस्ते। बिछाई मैंने काली सफेद चटाई, होने वाली थी वहां बड़ी लड़ाई। सब योद्धा हो रहे थे तैयार, कहने लगे
दुश्मन की होगी हार, दुश्मन की होगी हार। ना समझना तुम यह सेना हजारों की, यह बनी है केवल 8 प्यादों की। पहली चाल चली प्यादे ने, घबराते हुए कहा, मैं तो बड़ा डरता हूँ, हर कदम थोड़े कदम चलकर मरता हूँ। मैंने उसे चतुराई से कहा, कितने सैनिक है कालिया, जो डर गया समझो मर गया। फिर मिली मैं अकड़ वाले वजीर से, कहने लगा, एक टेढ़ी चाल चल दूं तो तुम्हारी बत्ती सी गिर जाए। हंसते हंसते आया घोड़ा, कहने लगा, तुम क्या गिराओगे, मैं तो छल कपट करता हूँ, ढाई चाल चलकर सबको फंसाता हूँ। भारी भरकम शरीर है मेरा, देता हूँ राजा को पहरा। कहते चल दिए हाथी। फिर आई राजा की बारी, राजा पे आया संकट का सवेरा। कहा उसने रानी को, भगवान आज नहीं करोगी अपनी मनमानी। रानी बन के मस्तानी होने लगी, रानी बन के मस्तानी चल दी चाल तूफानी। फिर क्या था, खत्म हो गई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। शतरंज का खेल है चतुराई का, भोला बन के ना खेलो, यह जमाना नहीं रहा भलाई का। इतनी सी बात है, हार मानोगे तो तुम्हारी ही शह में मात है, तुम्हारी ही शह में मात है। धन्यवाद। शतरंज के अलावा एक और काम है जिसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है। समझ गए। तुमको अपनी पढ़ाई याद आ रही है। सानिया मिश्रा को इस पढ़ाई ने क्या क्या कराया, सुनते हैं उन्हीं से। आईबी सेक्शन की सानिया, आपका स्वागत है। नमस्कार। चलो सुनाती हूँ आप सबको एक कहानी। कक्षा 8वीं से शुरू हो जाती है 10वीं के पढ़ाई की हानि। अब 3 साल है बोर्ड्स को, बोली शिक्षिका पहले दिन। अब अगर इस बारे में सोचूं तो वह जैसे बोली बोले बिन। बेटा मजे कर लो, आगे बैंड बजने वाली है। इतना क्या कम था कि बगल में रहने आ गए शर्मा जी के बेटे ऋषि। अब आए तो आए, मगर 10वीं में इतने अच्छे मार्क्स क्यों लाए। अब अगर आ गए इससे जरा से भी कम तो हो जाएंगे कि शर्मा जी के बेटे के तो आए थे 91%। जब पहुंची मैं घर पर 10वीं की क्लास से थकी हारी, तब दरवाजे पे किया शर्मा आंटी ने सवाल, और सानिया बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई। अब इन्हें कैसे बता देती कि पढ़ाई का तो हुआ है बुरा हाल, कि इस कदर नहीं समझ आ रहा है कुछ कि मैं तो यह भी नहीं जानती आज क्लास में पढ़ाया क्या कुछ। अच्छा 10वीं में ना छोटी छोटी नमस्ते वमस्ते वाली बात और फुर्सत से की जाने वाली बड़ी बड़ी बातें, सब में बस जरा सा अंतर रह जाता है। हर बात तो केवल ऐसे ही शुरू होती है, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। अब इन्हें मगर जवाब यही निकलता है, हाँ जी अच्छी। क्योंकि अगर अंकल को बता दिया कि सच क्या है, कि मैं तो यह भी नहीं जानती कि ये पढ़ाई हवा होकर कैसे निकल गई, तो बड़ी बात लंबी बात बन जाएगी। फिर टेंशन और पढ़ाई के 2000 जिक्र बात हुई बोर्ड और आया रिजल्ट। अरे वाह, आ गए मेरे 92%। मैं हुई आनंदित, घर वालों को हुई खुशी। तभी नाक घुसाते हुए खटखटाते हैं शर्मा जी के बेटे ऋषि। कहते हैं मेरे तो 12वीं में आए 96%। ओहो, अब तो लाने पड़ेंगे मुझे 97%। हमें लगता है कि पढ़ाई पूरी हो गई तो बस जिंदगी बन गई और आगे आराम ही आराम है। क्या ऐसा होता है? नहीं, उसके बाद तो शुरू होती है जिंदगी की दौड़। आखिर किसके पीछे दौड़ता है आदमी? तुम्हें नहीं पता? पैसा। पैसा हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। अब हमारे अगली कवियत्री आईएससी सेक्शन से पार्थवी भानुशाली आ रही हैं अपनी रचना प्रस्तुत करने। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है पैसा पैसा रुपया। आज का इंसान तो देखो ईश्वर को ही भूल गया। भगवान जी के बदले बोले पैसा पैसा रुपया। भगवान जी के बदले बोले पैसा पैसा रुपया। बालक जब है जन्म लेता, डॉक्टर मांगे रुपया। कोई जब भी दुनिया छोड़े,
शमशान मांगे रुपया, देखभाल करने बच्चों की माँ बाप खर्चे रुपया, खुद तो रहकर भी भूखे बच्चों को है सब कुछ दिया। खाने पीने से लेकर हर शौक को पूरा किया, जाने क्या क्या खेल खिलाता, पैसा पैसा रुपया। मंदिरों में दर्शन करने का है जरिया रुपया, पुलिस स्टेशन में सबसे पहले देना पड़ता रुपया। कहीं पे होना हो जब भर्ती, लाखों लगता रुपया। नौकरी करने का एक ही फंडा, बस कमाते रहो रुपया। हर दिन और हर पल में खर्चे हर एक इंसान रुपया, जाने क्या क्या खेल खिलाता, पैसा पैसा रुपया। सत्ता की कुर्सी पर बैठे सबने खाया रुपया, चाहे हो कोई आम इंसान या चाहे वो बहरूपिया। हमारे भरे हुए कर का देखो वाष्पीभूषण हो गया, पैसा हमारे लेकर भागे नीरव और मलैया। हम सब की मजबूरी देखो भान भुलाए रुपया, जाने क्या क्या खेल खिलाता, पैसा पैसा रुपया। धन्यवाद। आजकल वो कौन सा शब्द है जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान बनकर हमारी जिंदगी में प्रवेश करके जाने का नाम ही नहीं ले रहा? कोरोना। हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। तुम्हारी ही नहीं, हम सब की। आईबी की सिया शेट्टी की जिंदगी कैसे उलझी, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरी कविता का नाम है कोरोना गो। दोस्तों से मिलना जुलना बंद, लाइफ हो गई सुपर स्लो। मेरे कॉलेज लाइफ का पहला साल डूब गया, गो कोरोना गो। कैंसिल हो गया ट्रैक, कैंसिल हो गए फैमिली हॉलिडे, घर बैठे मनाना पड़ा 16वां बर्थडे। बड़े अरमान बनाए थे, तैयार की थी शॉपिंग की लिस्ट, जाने कौन सा पाप कर बैठे कहानी में आ गई ट्विस्ट। हाँ मैं जानती हूँ घर का खाना होता है स्वादिष्ट यमी और पोषक, लेकिन 6 महीने से जंक ना खाकर मेरी उम्र पे होने लग गया मुझे शक। वहाँ था सिंघानिया की लजीज मिसल पाव का नाम, अब तो सब सपने और नसीब में ही होगा, भले देना चाहूं मैं दुगने दाम। आईबी सैट कैस सब में करने वाले थे धूम, कैंपस की तो बात छोड़ो, मत्थे पे पड़ गए गूगल मीट और जूम। रसोड़े में कौन था, मैं थी तुम थी, कौन था कौन था, ना मम्मी थी ना दादी थी, रसोड़े में तो चाचा था। रोल हो गए रिवर्स, भाई बन गया बाई, धूल खा रहे थे अलमारी में ब्लेजर सूट और टाई। पता है मैं घूम के आई बाहर, उतरी नीचे एक फ्लोर, गलती हुई बाहर निकलकर ये दिल मांगे मोर। ओए कोविड तू तो है चाइना का माल, फिर भी 6 महीने टिकने का कैसे किया कमाल, तूने कैसे किया कमाल। धन्यवाद। कोरोना से तो सभी कहीं ना कहीं थोड़ा या ज्यादा भयभीत है, पर शायद कोई और भी है जो मनुष्यों से ज्यादा भयभीत है। ऐसा कौन है? यही बताने आ रही हैं सीनियर सेक्शन से हृदया शर्मा। जरा सांस रोककर सुने। सस्नेह वंदे। मेरी कविता का शीर्षक है वुहानी भूतस्तान। अंधेरी रात, भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली के कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो वर्षों से किसने नहीं खोली। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, वायरस के एक से एक भयानक किस्से सुना रहे थे। सारा का सारा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से पूछा, क्या तुझे सचमुच कोरोना से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, छूने से कोरोना हो जाएगा, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। तीसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूँ, जब भी घर से निकलता हूँ मन ही मन नई हनुमान चालीसा जपता हूँ। कोरोना वायरस छूकर ना जावे, महावीर जब नाम सुनावे। एक बुजुर्ग भूत बोला, ये कल रात ही शहर से आया है,
इस पर जरूर किसी वायरस का साया है। इसको सैनिटाइज करवाओ, इस पर से वायरस उतरवाओ, 14 दिन तक क्वारंटाइन करवाओ, फिर सभा में बुलवाओ। तब तक ऑनलाइन सेशन से भूतस्तान के नियम समझाओ। एक भूत बोला, इन चीनियों से तो कई किलोमीटर दूर रहना। दूसरा भूत बोला, चीनियों से क्यों, वे तो बड़े महान हैं। हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। असली बात तो वे समझ नहीं पा रहे हैं। भूतस्तान बढ़ाने के चक्कर में साम्राज्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक भूत बोला, रात बहुत हो गई है, प्लीज सो जाओ। वायरस की बातें कर करके मुझे और मत डराओ, मैं कई बार चक्कर खा के गिर चुका हूँ। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहाँ आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं, जहाँ आदमी आदमी से डरता है, रात में क्या दिन से भी घर से बाहर नहीं निकलता है। यह वायरस तो बहुत बहुत डरावना है। यह तो हम सबसे भी भयावना है, हम सबसे भी डरावना है। धन्यवाद। हृदय की बात आपने सुन ली, थी ना बड़ी रोमांचक। वास्तव में कोरोना ने हमें घर में बिठा दिया है बिना किसी पूर्व सूचना के। सच कह रहे हो, हम तो तैयार ही नहीं थे। हमारी अगली कवयित्री भी शायद यही कहना चाह रही हैं। आमंत्रित करती हूँ आईबी सेक्शन से तनवीन सैनी। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है लॉकडाउन। आ गए आप सब, आना ही पड़ा, बैठ बैठ कर करना भी क्या अब। पूरे विश्व में फैला है कोरोना, बड़ी खूबसूरती से चीन ने दिया पूरी दुनिया को दिल का दौरा। हम सब घर बैठकर पक चुके हैं, आओ चलो फिर थोड़ी बकबक कर लेते हैं। 6 महीनों से हम इस सर्वव्यापी महामारी के बारे में सुन सुनकर थक गए हैं। अरे भाई साहब, अपने सिर पे सफेद बालों के आंगन को तो देखो, फूलों की तरह क्या खिले हैं। जानती हूँ हम सब पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। सच बताइएगा, आप सबका 2-3 किलो वजन बढ़ा है? आते हैं उस प्रभाव पर जो हमारी बेचारी औरतों पर, माफ कीजिएगा, मेहनती आदमियों पर भी पड़ा है। औरतों का ब्यूटी पार्लर जाना बंद हो गया है, बाल 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 बचे, मर्दों का खर्चा घट गया है। पुरुषों को नाई नहीं मिल रहे हैं, बाल बेहद उग गए हैं। अब तो अंकल भी गंजे होकर कूल डूड बनकर घूम रहे हैं। बच्चों के जख्म पे नमक तो नहीं छिड़कना चाहती, लेकिन यह कहना अनिवार्य है, पबजी बैन होते ही सारे माँ बाप के हृदय में उमड़ती खुशी एक समान है। माँ बाप अपने बच्चों का मन लगाने के लिए उनसे जब पूछते, गोलू बेटा क्या चाहिए, हर वक्त एक ही जवाब, कुत्ता बिल्ली पोपट गधा घर ले आइए। रोज रोज ये बच्चे कुछ नया खाना चाहते हैं। माँ कहती, क्या मेरे 4 हाथ हैं? इतना काम करके तो बदन थकेगा ही, तुम पैर दबाओगे 100 रुपए पक्का मिलेंगे ही। लॉकडाउन एक अलग ही दुनिया है, जिसमें हम सबको घर हमारा बेहद प्यारा है। गुप्ता जी के बेटे मोंटू की शादी कैंसिल हो गई, अब तो खर्चा कम करने के लिए जूम वेडिंग होगी। आप सबको जरूर आना है, बस लिंक को दबाना है। धन्यवाद। हम सब घर में एक साथ जो रह रहे हैं, इसमें सबके काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ बदलाव आया है, मगर एक ही सदस्य है जिसका काम ना बदला था ना बदलेगा। कौन? मैं कैसे बताऊं? ये बताएंगी मंच पे हमारी मेहमान आईएससी से सिया गुप्ता। नमस्कार, मेरी कविता का नाम है मम्मी। मम्मी ये वह महिला है जो हर रोज पूछती है आज खाने में क्या बनाऊं, पर कभी आपका सुझाया पकवान नहीं बनाती। 9 महीने पेट में रखा तो और ऐसे बात करेगा, यह पंक्ति कहकर हर लड़ाई जीत जाती। जो दोस्त के सामने भी आपको घर वाले बिट्टू जैसे नाम से पुकारती, आपके हर सवाल को पापा से जाकर पूछ लो कहकर टालती। जो जब आप टीवी देख रहे हो तभी उसके सामने उसे साफ करने आ जाती। आप कहो पेट दर्द कर रहा है तो कारण मोबाइल पर खेलना बताती। ये वह महिला है जिससे घर की धूल घबराती। 3 बार तौलिया चिल्लाने पर घर बाथरूम तक भागी चली आती।
जिनके 5 मिस कॉल देख लो तो गले में सांस अटक जाती, जिनका गणित इतना खराब कि रोटी कभी बराबर आधी नहीं कर पाती, जो पिज्जा में बैंगन डालकर खिला डालती, स्कूल का यूनिफॉर्म एक साइज बड़ा दिलाती। उनकी कही हुई चीज हमें कभी नहीं मिल पाती, पर जैसे ही मम्मी सामने आए चीज सामने प्रकट हो जाती। जो जब आपसे ग्लास टूट जाए तो ये ले सारे तोड़ दे कह जाती, आप कहो इसे कहाँ रखूं तो मेरे सर पे यह जवाब देने वाली। वह महिला इतनी अनमोल कि शशि कपूर मेरे पास माँ है कहकर सबको चुप करवा दे। वह महिला इतनी कीमती कि हम रोज आरती उतारे। धन्यवाद। देखा आप सबने हमारे सीनियर सेक्शन आईएससी आईबीडीपी के होनहार छात्रों की अद्भुत विलक्षण काव्य प्रतिभा की सुंदर प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए हमने यहाँ अभिभावकों को भी आमंत्रित किया और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री अविनाश मिश्रा को, जो आईबी सेक्शन से पेरेंट हैं। कृपया मंच पर आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार। हिंदी दिवस पे आप सभी को शुभकामनाएं और जो आयोजकों ने मुझे ये अवसर प्रदान दिया उसके लिए उनका आभार। यहाँ जो हम एकत्रित हुए हैं कंप्यूटर द्वारा, तो इसी संदर्भ में मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। जब बिटिया ने हास्य कविता कहने का प्रपोजल लाया तो मैं मन ही मन घबराया। चिंतित स्वर में बोला, हास्य कविता बोलना ही पड़ेगा। उसने बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ दिखाई और कही, क्या कहा पापा? मैंने कहा कुछ नहीं, यही कि अब तो हास्य कविता बोलना ही पड़ेगा। तो लिख डाली मैंने ये कविता, जिसे मैं पेश करता हूं अभी। पहले कवि जुजबी होते थे। जुजबी पहले बहुत रेयर कवि होते थे, कोई मिल जाए तो सब उनको पूछ पूछ के कविता सुनना चाहते थे। रेयर कवि होते पहले कवि जुजबी होते थे। अब कवियों के ढेर लगे हैं। पहले सब पकड़ के सुनते थे, अब श्रोता पकड़े जाते हैं। देखो सुनने वालों के अब सुन सुन के कान पके हैं। पहले रोते को हंसाया जाता था, अब हंसते भी रुलाए जाते हैं। पहले कवि जुजबी होते थे, अब कवियों के ढेर लगे हैं। अब कवियों के ढेर लगे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब अपने मन की बात आपके समक्ष रखने के लिए आ रही हैं श्रीमती सुचिता सिंह, जो सीनियर सेक्शन की पेरेंट हैं। सुचिता जी के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि आप अंग्रेजी विषय की अध्यापिका हैं और आपके हृदय में हिंदी बसती है। स्वागत है आपका। सभी प्रियजनों को नमस्कार। आज की वर्तमान स्थिति का सार आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक छोटी सी कोशिश है। कोरोना का काल अभी तो पूरा भी हुआ ना था, जाने फिर ये कालिख लेकर कौन निकल पड़ा था। जाने फिर ये कालिख लेकर कौन निकल पड़ा था। शांत जो दिखता था अंदर से, जाने कितना अशांत था। बन गया एक कहानी वो अपना ही सुशांत था। बन गया एक कहानी वो अपना ही सुशांत था। जंग लड़ी कई माया नगरी वो आ मुस्काया था। लहरों सा उठता गिरता कई थपेड़े खा वो संभला था। कई थपेड़े खा वो संभला था। दोस्तों की महफिल सजाता अपनों में खुश रहता था। अपने ही अरमानों में गुम वो दुनिया देख न पाया था। अपने ही अरमानों में गुम वो दुनिया देख न पाया था। कोरोना छोड़ भागा मीडिया, करते आगे पीछे रिया। पत्रकारिता के बदले रूप कंगना ने भी नचाया खूब। बॉलीवुड ने भी दिखलाए अपने असली रंग रूप। कंगना जी ने बादल काले जो छाटन को चाहे। राजनीति ने खोल दी अपनी लंबी कुटिल सी बाहें। राजनीति ने खोल दी अपनी लंबी कुटिल
सी बाहें, हे करुणामयी पालनहारी, ऐसा काल नदी हो, जीवन बन जाए एक कहानी, ऐसा भाग्य नदी हो, ऐसा भाग्य नदी हो। धन्यवाद। और अब बारी है हमारे विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकों की। आज यहाँ इस मंच पर हम उनके व्यक्तित्व की एक अलग रूप देखने के लिए रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज इस मंच पर वे सभी कवि या कवयित्री के रूप में उपस्थित हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि कहा जाता है कि जीवन परिवर्तनशील है और इसी कारण मनुष्य भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार स्वयं को भी सरलता और कभी कठिनता से ढाल ही लेता है। अब इस कोरोना को ही देख लो, क्या से क्या कर दिया हमारे जीवन में। इसी विषय में श्रीमती रवीना झा का क्या अनुभव है, आओ उन्हीं से सुन लेते हैं। श्रीमती रवीना झा जो आईएससी की अंग्रेजी अध्यापिका है, उनकी खासियत यह है कि वह अंग्रेजी अध्यापिका है लेकिन उनके दिल में साहित्य बसता है। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आपके सम्मुख अपना हास्य प्रयास प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रस्तुति का शीर्षक है ऑनलाइन पढ़ाई। मेरे जीवन की देखो अजब है विडंबना, मेरे जीवन की देखो अजब है विडंबना, हाथ में कलम अंग्रेजी की और हिंदी में लिखने का सपना। आज मुझे एक कविता लिखनी है, ये सोचकर मैं घबरा गई। मेरी ये उलझन देखकर लेखनी भी मेरी कतरा गई। कविता मेरी सहेली मदद करे शायद, ये ख्याल मस्तिष्क से टकरा गई। चल पड़ी मैं उसके घर की ओर, मुंह उठाए भोर भोर। घर में उसके अलग ही नजारा, घर में उसके अलग ही नजारा, जैसे हिला हुआ हो ब्रह्मांड सारा। अनुनय विनय करने पर बतलाई, चल रही है बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। देखकर तकनीक का यह विस्मय आयाम, शुरू हो गया मन में मेरे शब्दों का महासंग्राम। बहने लगी वाक्यों की सरिता, ऑनलाइन पढ़ाई पर ही अब मैं लिखूंगी कविता। था शिक्षक का ब्लैक बोर्ड एक वक्त ज्ञान का खजाना, था शिक्षक का ब्लैक बोर्ड एक वक्त ज्ञान का खजाना। हुआ यह किस्सा पुराना, अब है मोबाइल का जमाना। मोबाइल पर ही मिल जाते हैं अब गुरुजी, अपने घर से ही कहते पढ़ाई शुरू करो जी। बच्चों को खूब भाई ये ऑनलाइन पढ़ाई। खत्म हो गई बात सुबह ना उठने की मम्मी से लड़ाई, क्योंकि अब बच्चे घर से ही कर लेते आज्ञा का पालन। क्योंकि अब बच्चे घर से ही कर लेते आज्ञा का पालन। पढ़ाई के नाम पर मोबाइल में होता गेम का संचालन। ऑनलाइन शिक्षा पाता देख माता पिता भी खुश। पता नहीं वही पबजी खेल रहा उनका दुष्ट। अब शिक्षक की डांट से भी विद्यार्थी होते बड़े प्रसन्न। अब शिक्षक की डांट से भी विद्यार्थी होते बड़े प्रसन्न, क्योंकि शिक्षक को खामोश करने का उनके पास है बटन। अध्यापक भी अब अत्यधिक प्रेम भाव से बच्चों को पढ़ाए। मालूम हुआ अगर कड़क हुए बच्चा मोबाइल बंद कर भाग जाए। फिर तकनीकी खराबी का बहाना रोज गाएंगे मन मतंगी गाना। लेकिन यही है इस वक्त की सच्चाई, शिक्षक को भी करनी पड़ रही है गूगल मीट की पढ़ाई। पढ़ाई का ये चलन तो खूब निराला है भाई, विद्यार्थी के साथ शिक्षक भी करें पढ़ाई।
जो चौक और कलम से कभी बढ़े नहीं आगे, जो चौक और कलम से कभी बढ़े नहीं आगे, वो आज पीपीटी बनाए और इंटरनेट झांके। क्या हुआ जो बंद हो गए क्लासरूम और स्कूल? क्या हुआ जो बंद हो गए क्लासरूम और स्कूल? हम प्रयोग करें कंप्यूटर ताकि तुम विद्या न जाओ भूल। संसार का नियम ही है परिवर्तन, ऑनलाइन शिक्षा ही है आज का अध्ययन। यही है नए जमाने की नई चलन, यही है नए जमाने की नई चलन। धन्यवाद। अब जिस शख्सियत को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, उनका तो नाम ही कविता है। बात करती है तो कविता निकलती है। तहे दिल से स्वागत है श्रीमती कविता जोशी का। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ, वो मेरा वास्तविक अनुभव है और उसका शीर्षक है हमारी रेल यात्रा। दिवाली की छुट्टियों में मुंबई से लखनऊ जाते वक्त रेल यात्रा में हमारे साथ एक भरा पूरा परिवार भी चढ़ा था। हमने सोचा चलो कट जाएगा हमारा रास्ता भी हंसते हंसते, पर यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ा था। 2 बहनें अपनी मम्मी, 4 बच्चों और पूरे लाव लश्कर के साथ कानपुर जा रही थी। ट्रेन लेट होती देख उनके पतियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी जा रही थी। उनमें से एक बोला, जीजा जी कहीं ऐसा ना हो भगवान को हमारी 1 महीने की आजादी भी रास ना आए और लेट होते होते ट्रेन कहीं कैंसिल ही ना हो जाए। इतने में ट्रेन थोड़ी हिली, दूसरे के चेहरे पे मुस्कान थोड़ी खिली और वो बोला, देख भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, चली रे चली देख ट्रेन चली। थोड़ी देर में जब उन बहनों ने खोला खाने का पिटारा तो लजीज खुशबू से भर गया कंपार्टमेंट सारा। एक ओर जहां हम चाय के साथ पूरी आलू निगाह रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे लोग स्वीट डिश में हग्गू के लड्डू खाकर खेल रहे थे। सहसा हमारी नजर उनकी 2 साल की बच्ची पर पड़ी जो सबको परेशान कर रही थी और दिया हुआ खाना इधर उधर फेंक कर बर्बाद कर रही थी। हमें देखते देख उसकी नानी बोली, ये अपनी पसंद का गाना सुनकर ही खाती है, अगर आप मोबाइल का यह बटन दबाएंगे तब हम आपको इसका कमाल दिखाएंगे। और जनाब हम आपको क्या बताएं, जैसे ही हमने बटन दबाया उसमें से गाना आया, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दो। गाना सुनते सुनते वह लड़की नाचने को हो गई तैयार और नाचते नाचते सारा खाना खा गई, कर गई डकार। खैर जी, मॉर्निंग में अम्मा जी ने अपनी बेटी से बोला कि इतनी जल्दी क्यों उठ गई पगली, थोड़ी देर और सो लेती। वह बोली, सोने ही जा रही हूँ अम्मा, जरा मॉर्निंग स्टेटस अपडेट कर लूं और कौन किस हाल में है ये खबर भी ले लूं। उस दिन जनाब, उस दिन पहली बार हमें मोबाइल के सही फायदे पता चले। पहले पता होते तो अपने बेटे के एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल ऐसे में एक पॉइंट ये भी डलवा देते। दिन के 12 बजे फिर से खाने के 2 बैग खुल गए, पूरी कचौड़ी सब्जी अचार सब तश्तरी पर सज गए। उनके बच्चे बाहर का सामान लेने की जिद न कर रहे थे और हम खुशबू उस तरफ की लेते हुए इस तरफ वेज बिरयानी कुतर रहे थे। अंत में मिठाई खाते देख हमसे रहा न गया। घनिष्ठता बढ़ाने के लिए हमने पूछा, कानपुर में कहाँ जा रहे हैं? गोविंद नगर। अरे वहां तो हम भी पास आ रहे हैं, वहां की लस्सी मिठाई की तो क्या कहने, आते हैं अभी। हमें वही के सपने, पर अफसोस कुछ फायदा ना हुआ। हम बतियाते रहे, वे खाते रहे और वह काफिला हमें बिना कुछ दिखाए कानपुर स्टेशन पर उतर गया। उनके जाने के बाद हम पुराने दिनों को याद करने लगे। एक वो समय था जब हम लोग सेकंड क्लास में सफर करते थे। हर स्टेशन पर कोई ना कोई उतरकर चाट पकौड़ी ले आता था। डिब्बे का हर व्यक्ति सहसा सफर में अपना सा हो जाता था। अंताक्षरी, लूडो सब मिलकर खेलते थे और देश दुनिया के समाचारों में तो डिबेट तक हो जाते थे। शायद आज हम
पैसों से बड़े और दिलों से छोटे हो गए हैं, इसीलिए व्यवहार में भी शायद कुछ खोटे हो गए हैं। अरे सॉरी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि हम मुंबई से ये सोचकर आए थे कि जितने दिन भी लखनऊ में रहेंगे अपने परिवार वालों के साथ और मित्र मंडली के साथ खूब एंजॉय करेंगे। तो भैया जितने दिन भी रहे सबसे खूब आओ भगत करवाई, और कभी टिक्की, कभी बास्केट चाट, तो कभी जलेबी ठूस ठूस कर खाई। इसीलिए अभी तक जीभ में वहां का स्वाद पड़ा है। और दोस्तों, अगली छुट्टियों का भी इंतजार बड़ा है, अगली छुट्टियों का भी इंतजार बड़ा है। धन्यवाद। स्नेहा, हम दोनों मंच पर एक एक करके कवियों को आमंत्रित कर रहे हैं और कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अचानक कोई हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई तो बोलो क्या करेंगे? भला क्या कर सकते हैं, बड़ा तमाशा सा हो जाएगा। कुछ ऐसे ही दृश्य का वर्णन कर रही हैं हमारी अगली कवयित्री श्रीमती इंदु जायसवाल। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है रामायण की सांझ में महाभारत। हरखू कल क्या महाभारत मचाई थी, नहीं काका, कल रमेशर चाचा ने रामायण में महाभारत पानी थी। कैसे? जब से चाचा को रामायण में महाभारत की भूमिका मिली थी, खेत हो या खलिहान, चारों ओर इसी बात की चर्चा चली थी। चाचा ने कहा ऐसा गजब का अभिनय दिखाऊंगा कि लोगों के दिलों पर वर्षों तक गहरी छाप छोड़ जाऊंगा। अशोक वाटिका में सीता माता तक राम जी का संदेश पहुंचाना था और अपना परिचय बताना था। चाचा जब पहुंचे स्टेज पर तो था बड़ा जोश। पास ही के बांस में हंस गई उनकी धोती की नोक। अंगूठी देकर जय श्री राम बोलकर एक बार गोल घूम गए। बेहतरीन अभिनय के चक्कर में सब कुछ भूल गए। फिर क्या था, जनता तो हंस हंस के लोटपोट हो गई। सीता माता को अशोक वाटिका में रोते रोते हंसी आ गई। चाचा को अभी भी स्थिति का नहीं था भान। बोले लगता है सीता को अभिनय का बिल्कुल नहीं है ज्ञान। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मेघनाथ को आया देख चाचा मन ही मन बुदबुदाए। बोले अक्षय की जगह मेघनाथ कैसे आए? लगता है मेरा उत्कृष्ट अभिनय देखकर मेघनाथ एंड टीम घबराए। चाचा की हालत देख मेघनाथ अपनी हंसी रोक नहीं पाए। चाचा इस पर और झल्लाए। बोले मेघनाथ तुम बीच में क्यों कूद पड़ते हो? अकारण ही हंसते हो। मेघनाथ बोले चाचा आपकी धोती। मित्रों, चाचा के अभिनय के इतिहास में यह था एक बेहतरीन मोती। धन्यवाद। संसार में सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा मतलब सबसे दिलचस्प रिश्ता होता है पति पत्नी का। नोक झोंक चलती रहती है, जिंदगी भी मजे से चलती रहती है। आजकल क्या हाल है जान लेते हैं जूनियर सेक्शन की श्रीमती शशि तिवारी से। स्वागत है आपका। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने सोचा चलो हास्य कविता में भी हाथ आजमाया जाए, अपनी पंक्तियों से लोगों को हंसाया जाए। आशा है मेरी पंक्तियां आपको गुदगुदाएंगी, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाएंगी। मेरी कविता का शीर्षक है बाल की खाल। पत्नी की चीख पड़ी सुनाई, पति महोदय ने दौड़ लगाई। बोले कौन सी आफत आई? पत्नी बोली आफत तो फिर भी आकर चली जाएगी, पर मेरे झड़े हुए बालों को पार्लर वाली भी वापस नहीं ला पाएगी। तुम्हें तो बस देश दुनिया का गम है, मेरी समस्या चीन और भारत की समस्या से कहाँ कम है। चीन को कितना भी समझाओ वो अपनी जिद पर ही अड़ता है। मेरे बालों में
चाहे जितना शैम्पू तेल लगाओ बाल फिर भी झड़ता है। धरती पर गिरे और कंघी में फंसे मेरे ये बाल मुझे उसी तरह चिढ़ाते हैं जैसे बाहर स्वतंत्र घूमते हुए पशु पक्षी लॉकडाउन में बंद इंसानों को चिढ़ाते हैं। पति महोदय जो इतनी देर से पत्नी की बातों को कवि सम्मेलन के अच्छे श्रोता की तरह सुन रहे थे, झुंझलाते हुए बोले, क्यों इतनी सी बात का बवाल बना रही हो? तुम तो बाल की खाल निकाल रही हो। पत्नी बोली, तुम तो हो बालों से माला माल, तुम क्या समझोगे मेरा हाल? तुम्हें तुम्हारे घने बालों पर इतराने नहीं दूंगी, मैं अपने बालों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। पति महोदय को हुआ गौतम बुद्ध सा हुआ ज्ञान निकला। पत्नी से बहस में लगे रहे तो बीत जाएंगे दिन रात। पति महोदय दबे पांव तुरंत वहां से खिसके, गूगल पर लगे ढूंढने बाल झड़ने से रोकने के 1000 नुस्खे। धन्यवाद। बहुत खूब। आजकल घर घर नहीं रहा, एक स्कूल जैसा माहौल बन गया है। ऑनलाइन टीचिंग क्या असर दिखा रही है, बताने आ रही हैं श्रीमती सुषमा यादव। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मुझे कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी कविता का शीर्षक है ऑनलाइन अध्यापन। ये है ऑनलाइन का जमाना और हमें भी ऑनलाइन अध्यापन द्वारा जमाने के साथ कदम से कदम ताल है मिलाना। आपको इससे जुड़े कुछ अनुभव सुनाती हूँ। ऑनलाइन अध्यापन की आप बीती आप सबको बताती हूँ। गूगल मीट के दौर में 2 जुड़वा बहनों से पड़ गया हमारा पाला। इन म्यूट और अनम्यूट नामक 2 बहनों ने हमारा बुरा हाल कर डाला। म्यूट और अनम्यूट के चक्कर में मैं घन चक्कर हो जाती हूँ। जब म्यूट कहना हो तब अनम्यूट और अनम्यूट की जगह म्यूट बोल जाती हूँ। इन 2 बहनों ने मिलकर बिगाड़ दिया है हमारी जबान का ताना बाना। यह है ऑनलाइन का जमाना और हमें भी ऑनलाइन अध्यापन द्वारा जमाने के साथ कदम से कदम ताल है मिलाना। गूगल क्लासरूम में माताएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। हेडफोन का एक सिरा बच्चे के कान में तो दूसरा सिरा अपने कान में लगा रही हैं। हम कितना भी मना करें, हमारे सामने ही चम्मच भर भर कर बच्चों को खिला रही हैं और साथ ही हमारे अध्यापन का आनंद भी उठा रही हैं। इंटरनेट के इस दौर में बड़ा ही मुश्किल है ममता के इस अनूठे सैलाब को रोक पाना। ये है ऑनलाइन का जमाना और हमें भी ऑनलाइन अध्यापन द्वारा जमाने के साथ कदम से कदम ताल है मिलाना। ठीक एक बजे हमारे लैपटॉप का मिजाज हो जाता है रंगीला और जैसे ही मीटिंग पर क्लिक करती हूँ, गोल गोल चक्र घुमाकर दिखाता है हमें अपनी लीला। इस चक्रधारी लैपटॉप को भी मिल गया है हमें सताने का बहाना। यह है ऑनलाइन का जमाना और हमें भी ऑनलाइन अध्यापन द्वारा जमाने के साथ कदम से कदम ताल है मिलाना। धन्यवाद। तो देखा आपने, घर का एक कोना बन गया एक स्कूल। और ना जाए हम ये भूल कि हमारे घर में एक जगह है जहां आजकल कुछ ज्यादा ही हलचल बढ़ गई है। अरे, यही तो बताने आ रही हैं श्रीमती पल्लवी गोयल। देखिए तो शब्द को क्या दृश्य उपस्थित किया है। नमस्कार। मेरी कविता टीवी के महाभारत के दृश्य से शुरू होकर रसोई घर में पहुंचती है और महाभारत का दृश्य वहीं उपस्थित कर समाप्त हो जाती है। पेश है रसोई घर की महाभारत। महाभारत का वो गाना, शू कर नजाकत से जाना, तीरों का नजरें मिलाना और शर्मा के फिर गिर जाना। युद्ध का यह बाना लग रहा था बड़ा सुहाना। याद आया बस तभी खाना, तुरंत था रसोई घर जाना। याद आया तभी खाना, तभी था रसोई घर जाना। युद्ध के खुमार में डूबा मन, गीता की कर्म की पुकार को सुन जागृत सैनिक सा खड़ा हुआ। प्रेरित स्व ने टीवी से विलग किया।
कदम चलता महाभारत गाता, जाते जाते भी कान लगाता। कदम चलता महाभारत गाता, जाते जाते भी कान लगाता। रसोई घर के बंद द्वार को समझा दुश्मन, एक झक्के से झंझोड़ा उसका तन। रसोई घर में पहुंच गया। रसोई घर की भूमि के बीच दृश्य वही रहा था खींच महाभारत का। श्यामल पुष्ट दो नौजवान धरती पे थे दृश्यमान। वृहत काया खड़े बाहुबली, एक था अली तो दूजा खली। वृहत काया खड़े बाहुबली, एक था अली तो दूजा खली। तीखी चीखों की आवाज बजा रही थी युद्ध के साथ। तीखी चीखों की आवाज बजा रही थी युद्ध के साथ। न सीटी थी रेफरी की, न वाहवाह थी भीड़ की। हाय आंखें होली बेरा, पूछी थी इकलौती गवाह। हाय आंखें होली बेरा, पूछे थी इकलौती गवाह। आत्मलीन पूर्ण समर्पित योद्धा धरती पर शोभित। रक्त रंजित आंखों के साथ खड़े थे दो मूषक राज। आत्मलीन पूर्ण समर्पित योद्धा धरती पर शोभित, रक्त रंजित आंखों के साथ खड़े थे दो मूषक राज। न धरती की आस थी, न मूषक कन्या की चाहना। लक्ष्य था बस एक, सामने पड़ी जूठी थाली का दो दाना। ओ मेरे प्यारे मूषकों, ओ मेरे प्यारे मूषकों, तुम चाहे मिस्टर फोगाट बनो, तुम चाहे मिस्टर फोगाट बनो या पीटी उषा से गति भरो। तुम चाहे मिस्टर फोगाट बनो या पीटी उषा से गति भरो, मेरे कार्य क्षेत्र में पैर न धरो। अपनी महाभारत कहीं और करो। जो न माने और की यही लड़ाई, जो न माने और की यही लड़ाई, भीम भार्या हिडिंबा याद है ना भाई। धन्यवाद। आपने एक बात पर गौर किया, हमारे आज के इस कवि सम्मेलन में पुरुष वर्ग की संख्या काफी कम है। कम? मुझे तो न के बराबर दिखाई दे रही है। अरे ऐसा नहीं है, हमारे बीच उपस्थित हैं आईबी के श्री आशीष उपाध्याय, जो आजकल बायोलॉजी विषय छोड़कर गृहस्थी का गणित सीखने में लगे हुए हैं। नमस्ते, मेरी कविता का शीर्षक है मेरी व्यथा, जो कोरोना महामारी पे आधारित है। कि बाई का अभाव है, कोरोना का प्रभाव है, कि हर सुबह उठकर पोछा मैं लगाता हूँ। जो भी रूखी सूखी बन जाए मेरी बीवी जी से अमृत मान कर उसको खाता हूँ। छोटा सा ये घर जो मुझे प्रतीत होता था, वो अब ये महल सा लंबा चौड़ा लगता है। और थालियों को धो धो कर अब इतना मैं थक चुका, हफ्ते में 4 दिन उपवास कर लेता हूँ। 70 का वजन अब 80 तक पहुंच गया, दाढ़ी और मूछ से मैं तालिबान लगता हूँ। और गलती से जो उस दिन देख लिया शीशे में, तो शीशा बोल उठा कि मैं आदि मानव लगता हूँ। थाली भी बजाता हूँ मैं, दिया भी जलाता हूँ मैं, एक ही उम्मीद है कोरोना भाग जाएगा और वैक्सीन बन जाए जितना जल्दी उतना अच्छा, वरना पोछा मार कचुम्बर बन जाएगा। घर पर इतना रह चुका हूँ मैं इस महामारी में कि अब तो पड़ोसियों के नाम भी मैं जानता हूँ। कुकर की 3 सीटी से बन जाती दाल है और 2 सीटी में चावल बन जाती है, मैं जानता हूँ। डरता हूँ मैं कि इतना सीख गया तो कहीं किचन का विभाग भी तो मेरे हिस्से आ जाएगा। रोज मैं पकाऊंगा और रोज हम खाएंगे, न स्विगी काम आ। पहले बीवी बोलती थी
वक्त नहीं देते हो जी आजकल, थोड़ा दूर दूर ही वो भागती है। गलती से एक बार छींक दूं तो मैं क्वारंटाइन करके वो मायके चली जाती है। क्वारंटाइन कर मुझे वो मायके चली जाती है। धन्यवाद। सबको पता है कि भाषा भाव अभिव्यक्ति का संपर्क का सबसे सशक्त माध्यम है, किंतु यदि अचानक इसमें बाधा आ जाए तो मतलब मुझे तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं आ रही है। इंटरनेट में बाधा उत्पन्न होना ही सबसे बड़ी बाधा है, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? उपाय बताने के लिए ही तो एलिमेंट्री सेक्शन से श्रीमती अर्चना पाटिल को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। यही हाल हो रहा है मेरा आजकल। नमस्कार। हम अपनी कविता में इंटरनेट प्रांत के वाईफाई महाराज की महिमा का वर्णन करने वाले हैं। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप भी प्रतिदिन इस वाईफाई महाराज की आराधना करें, गुणगान गाए, तो इस वाईफाई महाराज की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे। मेरी कविता का शीर्षक है वाईफाई महाराज की जय हो। सुबह नींद से जागते ही कदम अपने आप मुड़ जाते हैं, वही जाकर रुकते हैं जहां राउटर साहब विराजते हैं। कमरे की खिड़की खोलने से पहले वाईफाई का बटन दबाती हूँ, मानो इसी से ही पूरे दिन का ऑक्सीजन मैं पाती हूँ। ईश्वर को प्रणाम करने के पश्चात करूँ वाईफाई जी से प्रार्थना, कितनी भी हो वर्षा आंधी तुम मेरा साथ न छोड़ना। इस वाईफाई महाराज की भी है एक तगड़ी सेना, मेरे प्यारे दोस्तों इन्हें हल्के में मत लेना। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड सभी पर इनका राज है, पूरी दुनिया झुकी है इनके सम्मुख, ऐसे ये अद्भुत वाईफाई महाराज है। स्वयं कुछ खाने से पहले मैं इस सेना को खिलाती हूँ, मतलब इन सारे डिवाइसेस को चार्जिंग के लिए लगाती हूँ। स्वयं कुछ खाने से पहले इस सेना को खिलाती हूँ, तभी तो दिन भर के ऑनलाइन काम आसानी से कर पाती हूँ। इतना सब करने के बाद भी कभी तो मुसीबत आ ही जाती, पढ़ाते पढ़ाते अचानक जब बिजली चली जाती। ऐसे में जब वाईफाई चला जाए तो जिया बड़ा घबराए, तब प्यारा बेटा मोबाइल डेटा मेरा साथ निभाए। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ अब वाईफाई की भी जरूरत है, यत्र तत्र सर्वत्र ही दोस्तों चलती इसी की हुकूमत है। आज के इस कार्यक्रम की सफलता भी उसी की बदौलत है, जब ये हमें मुफ्त में मिल जाए तो करते खुशी से स्वागत है। तो मेरे दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, इस वाईफाई महाराज की लीला अपरंपार है, करवा रहा है अपनी रोजी रोटी की भी ये नैया पार रे। तो सब मिलकर बोलिए वाईफाई महाराज की जय हो। धन्यवाद। हंसते खिलखिलाते चेहरे कितने प्यारे लगते हैं। हमारी जिंदगी में हंसी कितनी जरूरी है, यही कहना चाहती है आईबी की शिक्षिका श्रीमती दिव्या सिंह। नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा ही सुखद सा वातावरण है सुबह से, तो मन बड़ा प्रसन्न है तो ये दिल मांगे मोर। तो मैंने संगीता मैम से 1 मिनट ज्यादा मांग लिया। आज कुछ बातें कहना चाहूंगी। हिंदी मेरी मातृभाषा है, सिर्फ इसलिए ही हिंदी विशिष्ट नहीं हो जाती। हिंदी विशिष्ट है क्योंकि विश्व के मानचित्र पर हिंदी भारत की पहचान है और इस बात पर हर भारतीय को गर्व है। भाषा से परिचय बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाषा से परिचय होगा तो संस्कृति से परिचय होगा। यदि भाषा को नहीं बचाएंगे तो संस्कृति भी नहीं बचेगी।
और यह बात सिर्फ हिंदी पर लागू नहीं होती, हमारे भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं उन सब पर यह बात लागू होती है। अगर हम अपने घरों में अपनी भाषा नहीं बचा कर रखेंगे तो हमारी जनरेशन के संग, हमारी पीढ़ी के संग ये भाषा विलुप्त हो जाएगी, बोली बनी रहेगी। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानती हूं कि हिंदी किसी भी प्रकार की दया की पात्र नहीं है। हिंदी हमारे स्नेह और सम्मान की पात्र है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमारे माता पिता कभी दया के पात्र नहीं होते, वे स्नेह, सम्मान और सेवा के पात्र होते हैं। मेरा अपने हिंदी शिक्षकों से विशेष अनुरोध है कि भाषा के प्रति जो उनका कर्तव्य है, जो स्नेह है, उसे सदैव जगाए रखें और इस बात का हमेशा अपने हृदय में ध्यान रखें कि उन्हें वो किससे जुड़े, किस भाषा के माध्यम से जुड़े हों। अगर ये मैं मानूं कि विद्यालय मेरी कर्म भूमि है, तो हिंदी मेरी मातृभाषा होने के साथ साथ मेरी कर्म की भी भाषा है। इस महानगरीय जीवन शैली में जिस पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को हमने अर्जित किया है, उसके लिए हम हिंदी के ऋणी हैं। वह हमें हिंदी भाषा से ही प्राप्त हुआ है और ऋणी हम हमेशा रहेंगे। बात को और अधिक गंभीर ना बनाते हुए मैं विषय पर वापस आती हूँ। इतनी देर से मैंने बहुत सारी कविताओं को सुना और जो मुझे समझ में आया कि हंसना कितना आसान है और दूसरों पर हंसना कितना आसान है, मगर दूसरों को हंसाना कितना मुश्किल है। तो मैंने भी सोचा कि मैं किस पर लिखूं। इतने सारे विषय कक्षा के बाहर, कक्षा के अंदर, मुझे लगा मेरे लिए कुछ बचा नहीं और मुझे हंसी आई, तो मैं फिर से अपने मूल विषय पर वापस आती हूँ और मेरी कविता का विषय है हंसी। लोग कहते हैं मैं हंसती बहुत हूं, लोग कहते हैं मैं हंसती बहुत हूं। कई बार सुना तो ठिठक सी गई, क्या सचमुच? क्यों आती है इतनी हंसी? आदत है या बेबसी? छिपा होता है कितना कुछ एक हंसी के पीछे, कभी खुशी, कभी दर्द। हंसी को मैंने कभी अपने से दूर ना जाने दिया, इसलिए हंसती रही हमेशा। अपने मन को कभी उड़ने से, कभी गुनगुनाने से नहीं रोका मैंने। लोगों की आंखों में प्रश्न चिन्ह देखे मैंने, कभी गुस्सा तो कभी खींच भी देखी मैंने, लेकिन इन सबको बचाकर निकल जाती हूं और यूं ही हंसती मुस्कुराती रहती हूं। लोग तो वैसे भी आपको हंसने के ज्यादा मौके देते नहीं, जिंदगी भी हमें मुस्कुराने के ज्यादा अवसर नहीं देती, अवसर तो हमको चुराने पड़ते हैं। कभी सोचा है ये हंसी कितने प्रकार की होती है? प्यार में डूबी दबी दबी सी हंसी, आंखों से छलकती दर्द भरी हंसी, बेवकूफियां करते हुए झेपती हुई हंसी, और नश्तर की तरह दिल को भेद कर जाती हुई तुर्श हंसी, जाड़े की नर्म धूप सी खिलखिलाती मासूम हंसी। तो मेरे लिए तो हंसी एक खिलखिलाती धूप है जो आपकी उदासी की धुंध को पिघला देती है, उदासी की गर्द को प्यार की बौछार से धो डालती है। तो थोड़ा हंस भी लीजिए। आप कितने उदास हैं इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जमाना तो वैसे ही तैयार बैठा है आपकी दास्ताने गम सुनने के लिए। तो जाने भी दीजिए, तो जाने भी दीजिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा गुनगुनाइए। तो जाने भी दीजिए, उठिए, जरा गुनगुनाइए, थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा दूसरों को भी हंसाइए, थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा दूसरों को भी हंसाइए। धन्यवाद। तो यह थी हमारी आज के हास्य कवि सम्मेलन की अंतिम प्रस्तुति। आशा है आप सबको हमारी यह छोटा सा प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। मैं डायरेक्टर एजुकेशन एंड प्रिंसिपल श्रीमती रेवती श्रीनिवासन का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। उनकी प्रेरणा से ही आज का हास्य कवि सम्मेलन इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा सका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के अंत में वह नाम जिनके प्रयासों और उत्साहपूर्ण सहयोग के बिना आज का कार्यक्रम इस रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होना संभव नहीं था,
आईबीडीपी विभाग की हेड श्रीमती संगीता कपूर, हम उनके मुख से अवश्य कुछ सुनना चाहेंगे। शुक्रिया अनमोल। माननीय डायरेक्टर एजुकेशन प्रिंसिपल श्रीमती रेवती श्रीवास्तव मैम, कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर, आज के उभरते कवि और कवयित्री और अभी आप सब श्रोतागण, आप सबको मेरी ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और नमस्कार। आईबीडीपी सेक्शन का ये एक छोटा सा प्रयास है कि इस सप्ताह के कार्यक्रमों से हम हिंदी भाषा की विशेषताओं को बनाए रखें, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सबको जोड़ती है। आज के इस कवि सम्मेलन ने तो हिंदी सप्ताह को चार चांद भी लगा दिए। हर कविता के द्वारा हम सब ने एक दूसरे की मन की बात कितनी सरलता से जान ली। यही है हिंदी भाषा की विशेषता। आज सुनी गई सभी कविताएं प्रशंसनीय थी। आज के कवि सम्मेलन की सफलता के पीछे सबसे पहले हमारी डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैम हैं, जिनकी प्रेरणा से ही ये आयोजित किया गया। वाइस प्रिंसिपल श्रीमती शाबुस्कर और श्रीमती किब्रोल मैम, सेक्शन हेड्स श्रीमती मीनाक्षी सुंदर, श्रीमती संगीता लोंदे, श्रीमती दीप्ति जोशी, श्रीमती रमा प्रिया और सभी शिक्षिकाओं का प्रोत्साहन प्रशंसनीय है। मैं आईबीडीपी सेक्शन की हिंदी शिक्षिका श्रीमती दिव्या सिंह और श्रीमती इवेंजेलिन परेरा, जिनने सब टेक्निकल सपोर्ट दिया है, उनके आयोजन के लिए तहे दिल से शुभ धन्यवाद करना चाहूंगी। और सबसे आवश्यक, मैं वाईफाई महाराज का धन्यवाद करना कैसे भूल सकती हूँ, जिनकी कृपा से पूरा कार्यक्रम आराम से हुआ। आशा करती हूँ आप सबको आनंद आया होगा। नमस्कार और धन्यवाद।